नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापद क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये जो पेपर है ये सामान्य पेपर फर्स्ट के लिए क्लास है, शिक्षण एवं शोध आवृत्ति। और ये क्लास भी पहली है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास देखने के बाद कमेंट्स करें और बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली क्लास। इसमें हम क्या देखेंगे? शिक्षण आवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, पहली क्लास। इसमें क्या क्या होगा? तो प्रश्न से संबंधित बिंदु, शिक्षण, शिक्षण में अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषता, मूल अपेक्षा, ये टॉपिक होने वाले हैं जो अभी पढ़ेंगे। फिलहाल ये ऐसी क्लास होगी जो आपको बहुत ही फायदेमंद पेपर में होगी। शिक्षण की अवधारणाएं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं, यानी कि बहुत से फैक्टर होते हैं। यह शिक्षण है तो इसमें कई एक फैक्टर होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित करता है। परिभाषा दी है जॉन डीवी के अनुसार, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी यानी तीन मुख वाली प्रक्रिया है। देश की राजनीतिक प्रणाली, तो निरंकुश शासन प्रणाली, दूसरा प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली और तीसरा है हस्तक्षेप रहित प्रणाली। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में शिक्षा के बदलने स्वरूप की परिभाषा है और इसमें भी तीन कारक दिए हुए हैं, जैसे एन.एल. गेज, H.C. मॉरिसन और एडमंड एमिडोन ने कहा है अपने अपने स्तर से शिक्षा का पारस्परिक स्वरूप। इन्होंने बोला है कि परिपक्व स्थिति शिक्षा को अग्रसरित करती है और एडमंड एमिडोन ने कहा है शिक्षण अंतःक्रिया है, यानी एक दोनों को मिलकर ही हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, यानी सीख सकते हैं। मॉरिसन शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है, जहां हम कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। कहते हैं कि मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण जो है ये परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्तियों के मध्य आत्मीय संबंध है, जहां हम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित यानी कि बढ़ा सकते हैं। रियांस सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। रियांस बोलते हैं कि सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। गेज एक दूसरे पर पड़ने वाले परस्पर व्यवहार को शिक्षण कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया हमेशा सीखते रहने की प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है, जैसे पहला बिंदु है इसमें शिक्षार्थी को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता करना है। दूसरा है शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर देना, संबंध स्थापित करना। अगला है शिक्षार्थी के संवेगों को प्रशिक्षित करना, उत्प्रेरणा प्राप्त करना है। शिक्षण के उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य है कि आत्मबोध का उद्देश्य, दूसरा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य, बौद्धिक विकास का उद्देश्य, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य, चरित्र निर्माण का उद्देश्य, जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य। शिक्षण की तार्किक प्रक्रिया, तो पहला है मानक होना चाहिए, मूल्यांकन और व्याख्या, अन्वेषण, खोज, विस्तार होना चाहिए और संलग्नता होना चाहिए। शिक्षण की प्रकृति, तो इसमें औपचारिक प्रक्रिया होनी चाहिए, भाषीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और विकासात्मक प्रक्रिया होना चाहिए, उपचारात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। अगला है शिक्षण का वर्गीकरण। तो पहला ब्लूम द्वारा वर्गीकरण, दूसरा है मैग्ने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बताया और भावात्मक ज्ञान क्षेत्र बताया और तीसरा बताया है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक में उन्होंने बताया कि ज्ञान, बोध और उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगर आपने सीटेट के लिए मनोविज्ञान पढ़ा है तो वहाँ पर भी ये आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर आप कोई सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई
टीचिंग से रिलेटेड, तो उसमें भी ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, तो उसमें आकलन और अग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना और निरूपण होता है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, तो इसमें हस्त कौशल या कार्य साधन, प्रतिरूपता और स्पष्ट अभिव्यक्ति, और चौथा जो है परिशुद्धता, प्रकृतिकरण होना चाहिए। ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, जो मैग्ने और ब्रिक्स ने वर्गीकृत किया है। बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना और संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता होती है। शिक्षण के प्रकार उन्होंने बताया है। तो कितने होते हैं शिक्षण के प्रकार? पहला है कि उद्देश्य होना चाहिए, इनके स्तर होना चाहिए, फिर शासन प्रणाली कैसी होगी, इनका स्वरूप कैसा होगा, क्रियाओं के आधार क्या होंगे, इनका प्रबंधन क्या होगा। तो पहले उद्देश्य, तो उद्देश्य में ज्ञानात्मक होना चाहिए, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, तीन बताए हैं। स्तर बताए, स्मृति, अवबोध बताया, चिंतन स्तर, ये तीन बताए हैं। शासन प्रणाली में निरंकुश स्तर बताया है, प्रजातांत्रिक स्तर या हस्तक्षेप रहित होना चाहिए, ये तीन बताए हैं। स्वरूप बताए, वर्णात्मक स्तर, निदानात्मक और उपचारात्मक स्तर बताए हुए हैं। क्रियाओं के आधार पर तो प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, प्रैक्टिकल क्रिया होता है। प्रबंधन के आधार पर औपचारिक, अनौपचारिक और निहित चरित्र होना। शिक्षण के स्तर, तो शिक्षण के स्तर को स्मरण, समझ और विचारात्मक, इन तीन बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। स्मृति, समझ या बोध, चिंतन स्तर या विचारात्मक, ये होते हैं। स्मृति स्तर, ये हार्वर्ड ने स्मृति स्तर का प्रतिपादन किया है। यह शिक्षण की सोचने की क्षमता में कोई भूमिका नहीं निभाती है। यह शिक्षण का पहला और विचारणीय स्तर है। इसका संबंध स्मृति या मानसिक क्षमता से है। स्मृति स्तर या पर शिक्षण को शिक्षण का सबसे निचला स्तर माना जाता है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों, नियमों और कानूनों को रट लेते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है, यानी पहली होती है, वहीं छात्र माध्यमिक होता है। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित है। अगला है कि शिक्षक एक क्रमिक क्रम में अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करता है। अंतर्दृष्टि का अभाव मनोवैज्ञानिक रूप से वह संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है और मुख्य रूप से मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा शामिल हैं। यह मुख्य रूप से शिक्षा केंद्रित है। स्मृति स्तर के गुण, तो इसमें गुण हैं, निम्न वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है कि उनकी बुद्धि के विकास के कारण है और उनके पास रूट यानी रटना स्मृति है। पहला, शिक्षण के द्वारा इस स्तर पर शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वह विषय वस्तु या विकल्प बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। उसकी योजना बनाता है और उसे अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत करता है। स्मृति स्तर में हासिल किया गया ज्ञान भविष्य के लिए आधार बनाता है, यानी बनता है। स्मृति स्तर के अवगुण क्या होते हैं? तो ये छात्र की क्षमताओं के विकास में योगदान नहीं करता है। प्राप्त ज्ञान वास्तविक जीवन परिस्थितियों में मददगार साबित नहीं होता है क्योंकि ये छात्रों की प्रतिभा का विकास नहीं करता है। छात्रों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। हार्वर्ड का स्मृति स्तर शिक्षण का मॉडल, तो पहले प्रतिमान, पक्ष और स्मृति स्तर का शिक्षण, तो इनका उद्देश्य जो है ऐसा मॉडल तैयार करना जिससे छात्रों के बौद्धिक व्यवहार में सहायक हो। संरचना, हार्वर्ड के 5 सोपान है। पहला है कि तैयारी करना या योजना बनाना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, और तीसरा है तुलना एवं समरूपता, और चौथा है सामान्यीकरण, और पांचवा है उपयोग। सामाजिक प्रणाली में अगर बात करें तो इसमें भी 5 पॉइंट डाले। उन्होंने कहा है कि छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। शिक्षक इसमें अधिक क्रियाशील होता है। इसमें छात्र की भूमिका श्रोता की होती है। स्मृति स्तर पर अवधारणा का वह रूप ही अधिक प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षण एक सामाजिक व्यवसायिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रणाली तो मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यास्मरण पद, अभिमान पद का प्रयोग किया जाता है। रटने पर बल दिया जाता है। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर
के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हार्वर्ड जो है ये पदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। स्मृति शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव, तो पहला है कि थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। दूसरा है अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। और अगला है कि पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाए और समग्र पद्धति का ही प्रयोग किया जाए या करना चाहिए। प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए। समझ स्तर और बोध स्तर, तो इसमें है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बोध समझ स्तर के अर्थ के संबंधों को देखकर तथ्यों के कुल उपयोग को देखकर वर्गीकृत किया जा सकता है। मॉरिसन ने इस स्तर का प्रतिपादन किया है। बोध के स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर पर एक से अधिक गुणवत्ता का है। ये मानसिक क्षमताओं दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी और विचारशील है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र और शिक्षक दोनों काफी सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ बोध स्तर के गुण, तो इस स्तर में छात्रों के द्वारा अपनी सोच क्षमताओं का प्रयोग किया जाता है। इस स्तर पर प्राप्त ज्ञान शिक्षण के चिंतनशील स्तर का आधार बनाता है। यहाँ शिक्षक एक संगठित और अनुक्रमिक रूप में छात्रों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। प्राप्त नया ज्ञान पुराने ज्ञान से संबंधित होता है। पहले प्राप्त ज्ञान के लिए यहाँ छात्र रटना नहीं मानते बल्कि मारते, बल्कि यहाँ तथ्यों और सूचनाओं को समझना होता है। समझ और बोध स्तर के अवगुण क्या होते, तो इस स्तर पर शिक्षण शिक्षक और छात्र केंद्रित होता है। पहली बात, इस स्तर पर शिक्षक और छात्रों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। मॉरिसन का समझ बोध स्तर शिक्षण मॉडल, तो उद्देश्य इनका यह है कि उद्देश्य प्रत्यय क्या स्वामित्व प्राप्त करना। संरचना, तो इन्होंने 5 सोपान दिए हैं। पहला है कि अन्वेषण यानी खोज, और दूसरा है प्रस्तुतिकरण, और तीसरा है परिपाक, और चौथा जो है व्यवस्था, पांचवा है वर्णन करना। सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन ये है। तो सामाजिक प्रणाली में इन्होंने बताया शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक व्यवहार का नियंत्रक होता है। छात्र और शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक निर्देश देता है और छात्र की स्वतः अभिप्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है, जबकि प्रस्तुतिकरण में शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरणा देता है। मूल्यांकन प्रणाली की अगर बात करें तो बोध स्तर के शिक्षण में आवश्यकता अनुसार लिखित होता है। अगला है कि मौखिक, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तीसरा है कि परीक्षण में पाठ्य वस्तु में स्वामित्व को विशेष महत्व दिया जाता है। समझ बोध शिक्षण को प्रभावी बनाने वाले जो सुझाव हैं वो है कि शिक्षक को कक्षा के स्तर को उठाने का भी प्रयास करना चाहिए। दूसरा है कि इस स्तर की शिक्षण व्यवस्था की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समाधान भी ज्ञात करने चाहिए। शिक्षक को पाठ्य वस्तु में तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिप्रेरणा भी देनी चाहिए। स्मृति स्तर शिक्षण की परीक्षा में सफल होने पर ही छात्र को शोध यानी बोध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाता है। बोध जो है मॉरिस एवं बिग्गी ने बोध का प्रयोग निम्न 3 पक्षों में स्पष्ट किया है। पहला एक तथ्यों के संबंध में देखना, दूसरा एक तथ्यों को संचालन के रूप में देखना, और तीसरा है तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना है। विचारात्मक स्तर, तो ये हंट ने इसको प्रतिपादित किया है। किसी चीज या बिंदु पर विचार या चिंतन करने का मतलब है कि किसी समस्या पर कुछ करने के लिए सावधानी पूर्वक विचार करना है।
इसका मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, ये एक समस्या को सुलझाने की तकनीक है और इसमें स्मृति और समझ स्तर दोनों शामिल हैं। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। अगला है मूल्यांकन के लिए पूरे प्रकार निबंधात्मक का सवाल। शिक्षक शिक्षण के इस स्तर को उच्चतम स्तर माना जाता है जिस पर शिक्षण किया जाता है। ये सबसे अधिक विचारशील और उपयोगी है। एक छात्र स्मृति स्तर और समझ के स्तरों से गुजरने के बाद ही इस स्तर को प्राप्त कर सकता है। विचारात्मक स्तर पर शिक्षण छात्रों के को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इस स्तर पर छात्रों को वास्तविक समस्याग्रस्त स्थिति का सामना करने के लिए बनाया जाता है। इस स्थिति को समझने के लिए अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करके छात्र समस्याओं को हल करने में सफल होता है। विचारात्मक स्तर के गुण क्या होते हैं? तो इस स्तर पर शिक्षक जो होता है ये शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित नहीं है, ये झुकाव केंद्रित है, मतलब झुकाव होना चाहिए। इस स्तर पर शिक्षण उच्च वर्ग ऊंची कक्षा के लिए उपयुक्त है। इस स्तर पर शिक्षण स्मृति या समझ के स्तर पर शिक्षण की तुलना में अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। विचारशील स्तर के अवगुण क्या होते हैं? तो इसमें शिक्षण के निचले स्तर पर छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये केवल मानसिक रूप से परिपक्व यानी कि मैच्योर बच्चों के लिए उपयुक्त है। इस स्तर पर अध्ययन सामग्री ना तो व्यवस्थित है और ना ही पूर्व नियोजित है। हंट का विचारात्मक चिंतन या शिक्षण का मॉडल क्या है? तो इसका मॉडल तो उद्देश्य में इन्होंने छात्रों में आलोचनात्मक या सृजनात्मक विचारात्मक स्तर पर विकास करना है। छात्रों की मौलिक तथा स्वतंत्र चिंतन क्षमताओं का विकास करना, समस्या समाधान की क्षमताओं का छात्रों में विकास करना है। संरचना में छात्रों को समस्यात्मक स्थिति में लाना, छात्रों के द्वारा उपकल्पना का निर्माण करना, उपकल्पना होने की सही अवस्था के लिए चिंतन मनन करना है, उपकल्पना की पड़ताल करके समस्या का समाधान करना है। सामाजिक प्रणाली तो इसमें छात्र क्रियाशील और स्वप्रेरित होते हैं। सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का वातावरण होता है। ये छात्रों के सामाजिकरण का मजबूत आधार है। मूल्यांकन प्रणाली तो इसमें शिक्षण की निष्पत्तियों के लिए निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी है। इस स्तर पर शिक्षण के प्रतिमान का मूल्यांकन करना कठिन होता है। विचारात्मक शिक्षण के प्रभावी बनाने हेतु सुझाव क्या है? तो इसमें सुझाव है कि चिंतन विचारात्मक स्तर के महत्व को बताया जाना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक सही विचार चिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति और समझ दोनों स्तरों का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण का वातावरण प्रजातांत्रिक होना आवश्यक है। उनमें छात्रों में सहानुभूति, प्रेम और संवेदनशीलता होनी चाहिए। छात्रों की सोच का स्तर ऊंचा होना चाहिए। प्रत्येक संबंधित सोपानों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो पहले यह निर्देशात्मक होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण प्रत्यक्ष दोनों होना चाहिए। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए। छात्र शिक्षक में मधुरपूर्ण संबंध होना चाहिए और सहानुभूति एवं दया पर आधारित हो निदानात्मक होना चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, प्रभावी नियोजन होना चाहिए। शैक्षणिक स्तर पर समस्यात्मक स्थिति क्या होती है? तो डीबी की समस्यात्मक स्थिति, उन्होंने छात्रों को दो प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। पहला है कि पथ रहित परिस्थिति, लक्ष्य की प्राप्ति के समय मार्ग में आने वाला बाधा है। दूसरा है कि दो नोक वाली पथ परिस्थिति, दो समान लक्ष्य प्राप्त करने वाली बाधा। पहला है कि व्यक्ति, दूसरा लक्ष्य। व्यक्ति और रुकावट होती है, उसके बाद लक्ष्य मिलता है। रुकावट, अवरोध, परिस्थिति आदि। तो महत्व क्या है? महत्व इसमें यह है कि अनुदेशन का आधार होना चाहिए और छात्र व्यवहार परिवर्तन, स्वरूप व्यवहारिक सीखने का उपलब्धि संभव, शिक्षण प्रभावशाली बनाने में सहायक, अनुसंधान कार्यों में सहायक और शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया, शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण में सहायक, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट, उचित शैक्षिक वातावरण तैयार करना होता है।
शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो पहले ये है कि शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। दूसरा है कि शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियां देखना और सुनना का उपयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संदर्भ में किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षा की प्रमुख क्रियाएं शिक्षण एवं अधिगम, अतः इन दोनों को समन्वित करके शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षण स्वदेशी प्रक्रिया है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक तत्वों एवं शक्तियों का प्रयोग शक्तिशाली ढंग से किया जा सकता है। शिक्षण सूत्र क्या है? तो इसमें सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होना चाहिए। शिक्षार्थी की विशेषता, तो इसमें यह विशेषता है कि किसी कार्य किसी विषय को सीखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी या अध्येता कहलाता है। अध्येता का उद्देश्य यह है कि मात्र विद्या प्राप्त करना ही नहीं, वरन ज्ञान की वृद्धि, शारीरिक मानसिक विकास एवं चारित्रिक सद्गुणों की वृद्धि भी उनका लक्ष्य है। इन बिंदुओं के आधार पर बालक सीखता है। पहला कि अनुभव का उपयोग करके सीखना, दूसरा है कि परिपक्वता के साथ सीखना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से सीखना, अगला है कि क्रियात्मकता के साथ सीखना होता है। किशोर और वयस्क के शिक्षार्थी की विशेषता क्या होती है? तो पहली इसमें विशेषता है कि 12 से 18 वर्ष की आयु तक बालक को किशोरावस्था में रखा जाता है। और दूसरा है कि 18 से 25-30 वर्ष तक की आयु के बालक को वयस्क अवस्था में रखा जाता है। किशोर और वयस्क दोनों अवस्था को समझने के लिए दी गई तालिका का अध्ययन करें। तो पहला है शैक्षणिक, तो शैक्षणिक में किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष, तो मूर्त से अमूर्त की ओर व्यवस्था चुनने की चिंता प्रक्रिया है। चित्र एवं प्रदर्शन द्वारा सीखना, दृश्य देखकर या श्रव्य सुनकर सीखना, भविष्य आधारित होना चाहिए। 12 से 18 वर्ष की उम्र में वयस्कावस्था में समझने की जिज्ञासा, अमूर्त विचारों का विकास, क्रियात्मक अधिगम, तर्कयुक्त अधिगम, परिणाम आधारित होना चाहिए। सामाजिक में आत्मसम्मान की प्रबलता, स्वतंत्रता की भावना, आत्म प्रेम की भावना, टोली समूह की भावना, दायित्वपूर्ण की भावना, समान अधिगम के संबंधी समूह से जुड़ना, सामाजिक वचनबद्धता, विशेष विषय से भय डर यानी होना चाहिए। भावनात्मक, तो इसमें आत्म प्रेम की भावना, विषमलिंगी काम भावना, और दूसरा है कि विरोधी तथा अवरोध अपराध प्रवृत्ति हो सकती है। इसमें समायोजन का अभाव होता है इसमें। और वयस्कावस्था में आत्म नियंत्रण, आत्म दिशा पूर्ण समायोजन होता ही है। संज्ञानात्मक, तो इसमें मानसिक तनाव या दबाव होता है, बौद्धिक कौशल होता है, कल्पना करना या द्वसपन, वीर पूजा, ये सब होते हैं 12 से 18 में। जिम्मेदारी की भावना होती है, स्वप्रेरणा, नए ज्ञान की व्यवहारिकता। अधिगम के प्रकार, टाइप ऑफ लर्निंग, तो इसमें पहला है सीखने वाले के प्रकार के अनुसार, तो पहला है जानवरों द्वारा, मानव द्वारा, ये हो गए। शरीर के अंगों की संभाव्यता के अनुसार, तो गत्यात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम, ये दो। मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार ज्ञानात्मक कौशलों द्वारा अधिगम, पहला है ज्ञानात्मक अधिगम और दूसरा है कौशलों द्वारा अधिगम। तीसरा है कि अवृत्त्यात्मक अधिगम, कुछ अन्य प्रकार भी इसमें हैं। अधिगम के सिद्धांत, तो पहला है कि व्यवहारवादी सहचारी सिद्धांत, दूसरा है ज्ञानात्मक या क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, तीसरा है मानवतावादी सिद्धांत, निर्वृत्तवादी उपागम। लेव वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की सोवियत मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि अधिगम का गत्यात्मक तरीके से आकलन करना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, बिना किसी संदर्भ के अधिगम संभव नहीं हो सकता है, अर्थात संदर्भगत अधिगम ही मौलिक अधिगम है। अधिगम में परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। सहकारी अधिगम प्रभावशाली होता है। यह वाइगोत्स्की के अनुसार मानव विकास हेतु सामाजिक संदर्भ अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वाइगोत्स्की को सामाजिक सृजनवाद का जनक भी माना जाता है। वाइगोत्स्की ने अधिगम के क्षेत्र में समीपस्थ विकास क्षेत्र के संप्रत्यय को लोकप्रिय बनाया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक विकास का भी सिद्धांत कहा जाता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है।
बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। अगला है कि वाइगोस्की के अनुसार विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलता है। और वाइगोस्की को मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक का विकास के सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। वाइगोस्की के अनुसार विकास एक आजीवन प्रक्रिया है जो कि सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अध्ययन के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव है। शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक अध्यापक अथवा अधिक अनुभवी सहयोगी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग की संज्ञा दी है। उनका मानना था कि अधिगम दो स्तरों पर संपन्न होता है। पहला एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया तथा दूसरा अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव को मानसिक संरचना में समाविष्ट करना है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? तो पहले ये स्कैफोल्डिंग किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा सहयोग जिसके बिना उस कार्य को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, यानी कि एक सहायता। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास में 5 बिंदुओं को शामिल किया गया। पहला है प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, चिंतन और निर्णय, समस्या समाधान आदि है। जीन पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत, डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी कहलाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार बालक के वित्तीय संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं: स्नायु पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। स्नायु पेशी अवस्था, तो यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। बालक ज्ञानेंद्रियों और सहज क्रियाओं से बाह्य संसार संबंधी ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है उसे पियाजे ने स्वाभाविक समाकृति कहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इस अवस्था में बालक का आभासीय ज्ञान का विकास प्रारंभ हो जाता है। पियाजे ने इस काल को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसलिए भी कहा है कि अभी बालक में मानसिक रूपांतरण की क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इस अवस्था में बालक की जिन बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है उसे मूर्त संक्रियाओं का नाम दिया जाता है। इस अवस्था में बालक मूर्त और दृश्य पदार्थों के संबंध में तार्किक विचार करने लगते हैं। चौथा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक के किशोर में अमूर्त तथ्यों के चिंतन की योग्यता आ जाती है। इस अवस्था में बालक कल्पना में गोते लगाने लगते हैं। इस अवस्था में आज्ञात्मक चिंतन और नियमात्मक चिंतन का विकास होने लगता है। किशोर में अविचारशील चिंतन की योग्यता आ जाती है। अब बालक तुरंत किसी भी काम का निर्णय नहीं लेता। निर्णय लेने से पूर्व वह पक्ष और विपक्ष, लाभ हानि दोनों के बारे में सोचता है। अगला है कि तर्क के आधार पर वह अपने मन में मूल्यांकन करता है और फिर कोई निर्णय लेता है। संज्ञानात्मक विकास में लियो वाइगोस्की और जीन पियाजे के विचारों की तुलना करते हैं। तो इसमें जीन पियाजे जो है वह संज्ञानात्मक विकास जन्म से किशोरावस्था तक एक अंतःक्रिया बिंदु है, अंत बिंदु है। अगला वाइगोस्की जो कहते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास जन्म के समय में आरंभ होता है और मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। बालक का एकल मन होता है, जीन पियाजे कहते हैं, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि बालक को एक वयस्क या सहकर्मी जो बच्चे की तुलना में अधिक समझ है उनके सहयोग से सीखता है। बालक को सीखने के लिए अपने ही वातावरण पर काम करता है। अगला है कि सामाजिक विकास, जो वाइगोस्की कहते हैं कि सामाजिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बालक को अनेक क्रियाओं को सीखने में हाथ की सहायता करते हैं। प्रत्येक बालक को अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करना होता है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो पहला है कि जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया। पहला किया है कि स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं
में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके। टायलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमता, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, आवृत्तियों या व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। जेम्स ड्राइवर के अनुसार कहा जाए कि किसी समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या दैहिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत भिन्नता है। अंतर्मुखी बालक क्या होता है? तो इसमें शर्मीले व झेंपू होता है। वह मुखी बालक जो चंचल होता है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जो उभयमुखी होते हैं, उपरोक्त दोनों के गुण अवगुण होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही क्लास, और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।